बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट में आज फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट हुआ है, तो उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, जो शॉर्टकट्स हैं, जो फार्मूले हैं, जो ट्रिक्स हैं, उसको कोशिश करें साथ साथ उसको नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ़ द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आइज़ of eyepiece lens is 4x and objective is 5x, what will be the total magnifying power of human eyes? ये इसके ऑप्शंस हैं 5x, 20x, 25x या नन ऑफ दीज। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें 20x टिक किया होगा। अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसमें ऊपर एक स्टेटमेंट उसमें 4x और 5x दिया है, बट फिर क्वेश्चन उस स्टेटमेंट के बारे में, उस माइक्रोस्कोप के बारे में नहीं पूछा। क्वेश्चन डायरेक्ट ह्यूमन आई के बारे में पूछा है। वो जो ऊपर का स्टेटमेंट है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें तो ये पता है कि दोनों लेंसेज के पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट मैग्निफिकेशन आ जाएगी, बट यहाँ पे ट्रिक ये हुआ है कि आपको आईपीस और ऑब्जेक्टिव की मैग्निफिकेशन बताई है और क्वेश्चन फिर उस माइक्रोस्कोप का नहीं पूछा, क्वेश्चन फिर ह्यूमन आइज का पूछा है। तो याद कर ले इस बात को कि ह्यूमन आई की जो रिजॉल्विंग पावर है वो तो 0.1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, बट ह्यूमन आई की मैग्निफिकेशन पावर 0 है। ह्यूमन आई मैग्नीफाई नहीं कर सकता, जितना एक ऑब्जेक्ट होगा उतना ही होगा। इसके लिए ह्यूमन आइज की मैग्निफिकेशन पावर नहीं होती, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आज इसमें ट्रिकी क्वेश्चंस डाले हैं। उसका रीज़न ये है ताकि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका आ जाए। स्टेटमेंट गौर से देखना है, फिर उसके ऑप्शंस उसके देखने हैं, फिर देखना है कि स्टेटमेंट में फोकस पॉइंट क्या है। एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन के लिए एक चीज़ याद रखिए, जब आप स्टेटमेंट को समझ लें, उस स्टेटमेंट में एक फोकस पॉइंट होता है। अगर वो फोकस पॉइंट आपको समझ आ जाए फिर आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट साइज डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम ईच अदर, फोकस पॉइंट इज फ्रॉम ईच अदर। ऑप्शंस है इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन या ऑल ऑफ दीज। 2 पॉइंट्स नोट कर लें अपने पास। अगर आप एक मिक्सचर से डीएनए को उठा के निकाल रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, तो इस वक्त आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ होगा। बट अगर आप चार्ज्ड मॉलिक्यूल को सेपरेट कर रहे हैं, यानी इस वक्त डीएनए के डिफरेंट साइज हैं, तो हर एक डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये फिर हमारे पास चार्ज्ड मॉलिक्यूल की सेपरेशन के लिए जो है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, if the quantity of auxin and cytokinin is balanced, which of them will be form? Root, shoot, callus, leaf. 2 पॉइंट फिर से आपको बताऊं। अगर बैलेंस कंसंट्रेशन हो तो पहले कैलस बनेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, इसको जरूर नोट करें। अगर कैलस मौजूद है और फिर दोनों बैलेंस कंसंट्रेशन में हो और वो बैलेंस कंसंट्रेशन हाई हो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन की, तो फिर आपके पास रूट बनेगा। इस वक्त चूंकि कैलस मेंशन नहीं है तो बैलेंस कंसंट्रेशन से पहले कैलस बनता है। इसमें कैलस का ऑप्शन ठीक है। गौर से सुने इसको, अगर कैलस का ऑप्शन फिर हुआ और ये पूछा गया हो कि कैलस के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीन और साइटोकाइनिन 100% में हुए, यानी हाई कंसंट्रेशन में, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, फिर रूट बनेगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैलस हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन प्रोड्यूस रूट, और अगर कैलस नहीं होगा तो बैलेंस कंसंट्रेशन में पहले क्या बनेगा, कैलस बनेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल इज, सिंपल सी बात है, प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट सेलुलोज है और सेलुलोज का जो केमिकल नेचर है वो हमारे पास क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन।
नंबर 5, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज फैसिलिटेटेड बाय। ये पहले भी मैं करा चुका हूं, आप याद रखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होगा जिसमें एनर्जी यूज होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होगा जिसमें एनर्जी यूज होती है। तो लिपिड बाइलेयर के दरमियान में एक प्रोटीन लगा होता है जिसको आप इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। उसको जनरली परमिएस कहा जाता है, क्योंकि परमिएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो करेक्ट ऑप्शन इस वक्त हमारे पास होगा ऑप्शन बी। कुछ स्टूडेंट्स ने ए एंड बी लगाया होगा, उसका रीजन ये है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन ये एक्सट्रिंसिक होता है, वो एक साइड पे होता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रल है, परमिएज उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्व इंपल्स विद इन सेल इज द फंक्शन ऑफ। बहुत सिंपल सी बात है, एक सेल से दूसरे सेल के अंदर नर्व इंपल्स इंटर हो रहा है, तो वो जब इस सेल मेम्ब्रेन से गुजरेगा तो फिर सेल के अंदर भी तो इसकी ट्रांसपोर्ट होगी। वो सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है? ऑप्शंस है रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी अपरेटस या बोथ बी एंड सी। इसके लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रिक्वायर्ड है। अब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ नर्व इंपल्स विद इन सेल का मतलब क्या है? अगर एक ऑर्गेनेली से इंपल्स जाएगा दूसरी ऑर्गेनेली में, ऑर्गेनेली टू ऑर्गेनेली सेल के अंदर हो रहा है, तो फिर इसके लिए कौन रिक्वायर्ड है? इसके लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रिक्वायर्ड होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, यूकैरियोटिक राइबोसोम कंटेन डैश % ऑफ आरएनए। अब बात स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये तो बुक में नहीं है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है आपके बुक में ये लिखा है कि ये न्यूक्लियो प्रोटीन है। राइबोसोम का केमिकल नेचर न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना है। न्यूक्लिक एसिड फिर कौन सा है? आरएनए, इसमें न्यूक्लिक एसिड है। अब बुक में एक स्टेटमेंट लिखा है, एक लाइन लिखी है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम इज मेड अप ऑफ इक्वल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। इक्वल परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए, तो इक्वल जब होगा तो ये 50-50 हो जाता है, तो इसलिए 50% हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द स्मॉलर यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज 30s, 40s, 70s, 80s। अच्छा, इसमें भी ट्रैक छुपा हुआ है, गौर से देखिए इसकी तरफ। स्मॉलर यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। अच्छा, अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम होगा तो वो तो 80s होता है, उसका स्मॉलर यूनिट 40s है। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का राइबोसोम 80s नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि प्रोकैरियोटिक इसका ओरिजिन है, और ये हमारे पास इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70s होता है, तो 70s जो है वो 30s + 50s से बना होता है। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं 30 और 50 तो 80 हो जाता है, बट असल में वो 80 ओवरलैपिंग की वजह से उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, तो वो 70s बन जाता है। सो स्मॉलर यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम ओवरऑल 70s है, तो इसका स्मॉलर यूनिट 30s होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। द टाइप ऑफ प्लास्टिड फाउंड इन पेटल्स ऑफ फ्लावर। पेटल्स ऑफ फ्लावर चूंकि कलरफुल होते हैं, तो वो कलर किस चीज की वजह से है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्रोमोप्लास्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 10, द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस वेयर आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए इज लोकेटेड। राइबोसोमल डीएनए और आरएनए ये न्यूक्लियस के कौन से पार्ट में होता है? न्यूक्लियोलस में हमारे पास पेरिफेरल रीजन है, सेंट्रल रीजन है, न्यूक्लियोप्लाज्म तो इसको मेम्ब्रेन को कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये हमारे पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड जितना रीजन है ये हमारे पास होगा। तो इस वक्त जो हमारे पास आरएनए और राइबोसोमल डीएनए है, अच्छा इसको क्लियर कर लें, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द मटेरियल फाउंड इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द मटेरियल फाउंड इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस तरह साइटोप्लाज्म हमारे पास साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है वो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है,
तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। फिर इसके अंदर दो रीजन है, पेरिफेरल साइड्स पे और सेंट्रल न्यूक्लियोलस। तो ये राइबोसोमल डीएनए और आरएनए ये सेंट्रल न्यूक्लियोलस में होता है। व्हाट इज राइबोसोमल डीएनए? ये वो डीएनए है जिस सीक्वेंस से बाद में जाके राइबोसोमल आरएनए बन जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पोटैटो आर 48। ये तो आपको स्टेटमेंट दिया है, डैश आल्सो कंटेन 48। अब इन ऑप्शंस में दूसरा कोई ऐसा ढूंढे जिसमें भी 48 क्रोमोसोम्स है, पेयर्स नहीं क्रोमोसोम बताया गया है। तो चिंपैंजी जो है इसमें भी 48 होते हैं। ये आपके बुक में जो टेबल दिया है इस चैप्टर के एंड में उसमें मेंशन है। नंबर 12, अगेन एक ट्रिकी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्म सेल्स ऑफ पिजन्स आर। आपको पता है कि पिजन में टोटल 80 क्रोमोसोम होते हैं, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अच्छा, इस 80 का हैप्लाइड जो है ये 40 होगा। इसके लिए यहां पे थोड़ा सा सब्र करें, बट चूंकि क्वेश्चन में पेयर्स मेंशन है तो अब आप 40 पेयर्स तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 40 को टिक करेंगे तो वो तो 40 पेयर वही 80 हो जाएगा, मतलब ये भी गलत है। क्या हम इस 40 क्रोमोसोम्स को 20 पेयर कह सकते हैं? अच्छा, ये याद रखिए कि 40 क्रोमोसोम्स हैं, इसके स्पर्म सेल में 40 क्रोमोसोम्स हैं, बट क्या हम इसको पेयर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। उसका रीज़न है कि स्पर्म सेल में चूंकि ये सिग्रीगेट हो जाते हैं, मियोसिस जब होगा तो सोमेटिक सेल से जब स्पर्म सेल बनेगा तो इस वक्त सिग्रीगेशन होगी, और जब सिग्रीगेशन हो जाए तो वो पेयर्स, होमोलोगस पेयर आपस में सेपरेट हो जाते हैं। तो ट्रिक इस क्वेश्चन में ये है कि जो जर्म सेल्स होते हैं उसमें पेयर्स होते ही नहीं हैं। जब नहीं होंगे और क्वेश्चन में तो पेयर मेंशन है, तो इसलिए नन ऑफ दीज इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो। नंबर 13, द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज। ये आपको ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आपने देखना है कि बैक्टीरियल डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें से किस से मैच कर रहा है। ऑप्शन ए, सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंड, सिंगल लीनियर एंड डबल स्ट्रैंड, सिंगल सर्कुलर एंड सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल लीनियर एंड डबल स्ट्रैंड। अच्छा, कॉमन चीज इन चारों में सिंगल का वर्ड है। सिंगल यहां पे मतलब एक, और फिर अब आपने दो चीजें इसमें और देखनी है, इसका शेप देखना है और इसके नंबर ऑफ स्ट्रैंड देखने हैं। अगर डीएनए है तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड तो जरूरी है कि डबल होंगे। तो इनमें से ऑप्शन सी में भी सिंगल स्ट्रैंड लिखा है, इसको तो हटा दें, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन ए में आप देखें तो ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड, ऑप्शन बी में लीनियर डबल स्ट्रैंड, ऑप्शन डी में फिर लीनियर डबल स्ट्रैंड। तो ऑप्शन बी और डी तो सेम है। अच्छा, लीनियर तो ये है नहीं, बैक्टीरिया का डीएनए जो है वो एक ही डीएनए है। इसी डीएनए को आप इसका क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, इसका डीएनए भी कह सकते हैं। इसका कैरेक्टर जो है, नंबर्स इसके जो है ये एक होगा, स्ट्रैंड इसके दो होंगे, और शेप के लिहाज से ये सर्कुलर है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व। देखें, ऑल ऑफ दिस किसी ने टिक किया होगा, बट याद कर लें कि इस वक्त हमारे पास ये सारे तीनों प्रोसेस रिप्रोडक्टिव तो है, बट इसमें बाइनरी फिशन और स्पोर फॉर्मेशन ये एसेक्सुअल प्रोसेसेस है, और क्वेश्चन में मेंशन सेक्सुअल प्रोसेस है। इसलिए हमारे पास द ओनली प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ये हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन। तो ऑप्शन सी इस करेक्ट ऑप्शन है। ऑल तब होगा जब इसमें सेक्सुअल मेंशन ना होता, इस वक्त ऑप्शन सी हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15, द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल इज। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इस तरह के एमसीक्यूज का ख्याल करें। न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू योर बुक, आप चैप्टर फर्स्ट, चूँकि हम चैप्टर फर्स्ट की डिस्कशन कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट को उठाएं, उसमें सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, वहाँ पे एक टॉपिक है लिखा है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज।
तो वो जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है उसमें मेंशन है न्यूक्लियस। तो अकॉर्डिंग टू यूर बुक न्यूक्लियस तो ऑर्गेनेली हुई ना, जब न्यूक्लियस ऑर्गेनेली हुई तो वो तो 10% ऑफ अ सेल इज न्यूक्लियस, बाकी सबसे तो फिर वो लार्जर है, वो बड़ा स्ट्रक्चर है। इसलिए इस क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ न्यूक्लियस इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपके बुक के मुताबिक न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेली है। नंबर 16, पिक द ऑर्गेनेली विच इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। कौन सी ऑर्गेनेली एनिमल सेल्स में नहीं है? सेंट्रियोल, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस। देखें, न्यूक्लियस भी है, सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल ये एनिमल्स में है और लोअर प्लांट्स में भी है, हाइयर प्लांट्स में नहीं है। फिर बाद स्टूडेंट पूछते हैं कि हाइयर प्लांट्स में सेंट्रियोल का या माइक्रोट्यूब्यूल्स का वो जो फंक्शन है वो फिर कौन करता है? तो अपने पास नोट कर ले, आपके कोर्स में है तो नहीं, बट नोट कर ले कि ये फ्रेगमोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर होता है, फ्रेगमोप्लास्ट, जो हाइयर प्लांट्स में सेंट्रियोल का फंक्शन करता है। इस वक्त प्लास्टिड हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में ये नहीं होता। तो चूंकि नॉट फाउंड इन एनिमल, तो प्लास्टिड इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोलिसोम विच सब यूनिट इज इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद मैसेंजर आरएनए। बुक में लिखा है कि मैसेंजर आरएनए व्हेन कंबाइन विद राइबोसोमल सब यूनिट इट फॉर्म पोलिसोम, इसको पोलिसोम कहा जाता है। अब ये मैसेंजर आरएनए पोलिसोम के कौन से यूनिट के साथ कंबाइन होता है? जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल के बाहर आता है तो साइटोप्लाज्म में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम होता है, उस राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट इसकी तरफ होता है। तो इस वक्त हमारे पास स्मॉलर यूनिट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पेरोक्सिसोम आर लोकेटेड इन। ऑप्शंस देखें, लिवर, किडनी, लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स या ऑल ऑफ देम। अगर आप एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो लिवर में और किडनी में ये मौजूद है, और लीव्स में ये ग्रीन प्लांट्स में, प्लांट्स के जो हमारे पास ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें होता है। ये करता क्या है वहाँ पे? दिस इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन में चूंकि 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व है, वो फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट क्लोरोप्लास्ट में होता है, उसका सेकंड स्टेप पेरोक्सिसोम में होता है, और फिर थर्ड स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसमें इन्वॉल्व है, और ये कोरोसिव इफेक्ट जो है, कोरोसिव इफेक्ट उससे प्रिवेंट करता है, तो उसमें भी इन्वॉल्व है। इसके अंदर रिएक्शन क्या होता है, एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पास स्पेशली पर ऑक्सीडेज एंजाइम इसमें मौजूद है। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम कन्वर्ट करते हैं वाटर और ऑक्सीजन में, तो पर ऑक्सीडेज इन्वॉल्व होता है। तो एक्चुअली इसमें H2O2 इसकी कन्वर्जन होती है H2O और वाटर, H2O और ऑक्सीजन में। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ देम होगा, इन सब में ये इन्वॉल्व है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल वॉल थिकनेस इज। ये तो बहुत सिंपल सी बात है और बुक में लिखा भी है। ऑप्शंस की तरफ गौर करें ज़रा। पहले तो ये सुन लें, मिडल लेमेला उसकी थिकनेस सबसे कम है, वो 1 माइक्रोमीटर है। जो प्राइमरी वॉल है उसकी थिकनेस 1 to 3 है, और सेकेंडरी की थिकनेस जो है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर है। इस वक्त आप ऑप्शन ए देखें तो इसमें प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, तो ये तो इसी वक्त गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखें मिडल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी, ये भी गलत हुआ। ऑप्शन सी में फिर प्राइमरी इज ग्रेटर देन मिडल, ये तो ठीक है, बट मिडल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी ये गलत है, क्योंकि सेकेंडरी इन सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन डी में आप देखें, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज ग्रेटर देन मिडल। अच्छा, ये शायद यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, आप इसको फिर टिक कर लें, इसको आप समझ लें कि सेकेंडरी सबसे ज़्यादा है, प्राइमरी उसके बाद उसकी थिकनेस ज़्यादा है, और मिडल की थिकनेस सबसे कम है। मेरे ख्याल से ये साइन जो है ये यहाँ पे उल्टा लगा हुआ है। दिस साइन इज़ फॉर ग्रेटर, यस, ये साइन उल्टा लगा हुआ है, इसको फिर आप टिक कर लें। तो करेक्ट ऑप्शन फिर आप इसमें देख लें, और ये हमारे पास होगा
secondary is greater than primary and primary is greater than middle. Last question is the protein of cell membrane which is found on one side of lipid bilayer is. इससे पहले मैंने उसको डिस्कस किया, एक इंट्रेंसिक होता है एक एक्सट्रेंसिक। सरफेस पे जो प्रोटीन लगा है वो एक्सट्रेंसिक है, तो ये एक साइड पे होता है, और इंट्रेंसिक जो है वो लिपिड बाइलेयर के दरमियान में है, तो वो दोनों लेयर्स के दरमियान में एम्बेडेड है, वो परमिएज एक्ट कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए है। और इस वक्त जो आपके पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो एक्सट्रेंसिक होगा। एक्सट्रेंसिक प्रोटीन इज फाउंड ऑन वन साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास चैप्टर 1 से 20 MCQs थे। एक एक करके इस तरह चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। डे आफ्टर टुमारो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 के MCQs होंगे, और इसी तरह पहले टेस्ट अपलोड होगा, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, उसी टाइम आपको स्कोर भी मिल जाता है, और फिर डिस्कशन में आप उसके कुछ ट्रिक्स वगैरह ये सीख लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप MCQ सॉल्व करेंगे तो फिर आप इसमें गलती नहीं करेंगे इंशाल्लाह।